Friends, hello and welcome to New Light Online Academy. My name is Akanksha. फ्रेंड्स, आज से हम केमिस्ट्री भी स्टार्ट करने वाले हैं और जो चैप्टर आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है पीरियोडिसिटी। सो फ्रेंड्स, पीरियोडिसिटी एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है आपके सिलेबस का और इसे हम काफ़ी इजी तरीके से समझेंगे, काफ़ी आसानी से हम इसे जल्दी से समझकर इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे। सो फ्रेंड्स, आज हमें ये करना है कि हमें इस क्लासिफिकेशन की नीड को जानना है। व्हाट वाज द नीड ऑफ क्लासिफिकेशन, राइट, ये जानना है। और दूसरी चीज़, हमें इसका एक ब्रीफ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जानना है। सो फ्रेंड्स, एलिमेंट्स जो होते हैं वो किसी भी मैटर का बेसिक कंस्टिट्यूएंट होते हैं, राइट। किसी भी मैटर का बेसिक कंस्टिट्यूएंट होता है एलिमेंट। केमिकल एलिमेंट्स जो होते हैं वो नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, राइट। नेचर में केमिकल एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं, पर कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनका एग्जिस्टेंस जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है। जैसे कि गोल्ड जो है वो बिल्कुल नेचर में एग्जिस्ट करता है फ्री फॉर्म में, राइट। उससे वो किसी भी और एलिमेंट के साथ कंपाउंड के फॉर्म में नहीं प्रेजेंट होता, वो बिल्कुल अपने प्योर फॉर्म में एग्जिस्ट होता है। तो ये सारे एलिमेंट्स जो अपने प्योर फॉर्म में एग्जिस्ट होते हैं, ये काफ़ी इजीली इन्हें डिस्कवर कर लिया गया था। लेकिन फ्रेंड्स, कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो कि कंपाउंड के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं और उनका एग्जिस्टेंस, उनकी डिस्कवरी करना काफ़ी डिफ़िकल्ट टास्क था। लेकिन बिकॉज ऑफ द मैन मेड एफर्ट्स ये काम भी हुआ, राइट। ये काम भी साइंटिस्ट ने किया। लेकिन फ्रेंड्स, ये काम करने के बाद भी इतने सारे एलिमेंट्स हो गए थे कि हर एलिमेंट को अलग से पढ़ना, राइट, हर एलिमेंट की केमिस्ट्री को पढ़ना है, हर एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ को पढ़ना एक काफ़ी टफ टास्क था। तो साइंटिस्ट ने ये सोचा कि क्यों ना हम इन सारे एलिमेंट्स को जो है अरेंज कर दें, राइट। जिनकी प्रॉपर्टीज़ जो हों वो सिमिलर हों, उन्हें हम एक कैटेगरी में रख दें ताकि हमें इजीली सारे एलिमेंट्स की स्टडी हम कर सकें। सो फ्रेंड्स, साइंटिस्ट ने ये सोचा कि हम किसी चीज़ को अपना फंडामेंटल पॉइंट मानकर उसके बेसिस पे हम अपने सारे एलिमेंट्स का कैटेगराइजेशन करेंगे। तो डाल्टन की थ्योरी आने के बाद, आफ्टर दी डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, सबने एटॉमिक मास को अपना फंडामेंटल प्रॉपर्टी मान लिया, राइट। किसी भी केमिकल डिस्क्रिप्शन के लिए एटॉमिक मास को सभी ने एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी मान ली। लेकिन फ्रेंड्स, एटॉमिक मास इज़ नॉट द फंडामेंटल प्रॉपर्टी। लेकिन ये बात हम आगे करेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आए डुबरेनर, राइट। डुबरेनर आए, उन्होंने अपना लॉ ऑफ ट्रायड्स दिया। सो फ्रेंड्स, डुबरेनर जो थे, जैसा मैंने यहाँ मेंशन किया है, इन्होंने अपना लॉ ऑफ ट्रायड्स दिया बिटवीन द ईयर 1815 एंड 1829। इन सालों के बीच में इन्होंने अपना लॉ ऑफ ट्रायड्स जो था उसे स्टेट किया। सो फ्रेंड्स, लॉ ऑफ ट्रायड्स के अकॉर्डिंग उन्होंने ये कहा कि हम जो है एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस में अरेंज करेंगे और उनके ट्रायड्स बनाएंगे। ट्रायड्स कहने का मतलब अ सेट ऑफ 3, राइट। हम एलिमेंट्स का 3 का सेट बनाएंगे और इन 3 एलिमेंट्स में जो फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट होगा, राइट, जो फर्स्ट होगा और थर्ड होगा, इन दोनों ही एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस का मीन जो होगा वो सेकेंड एलिमेंट के एटॉमिक मास के इक्विवेलेंट होगा। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं। अगर हम कोई एलिमेंट सपोज करें A, B और C, ठीक है, इसका एटॉमिक मास स्मॉल a सपोज करते हैं, इसका स्मॉल b और इसका स्मॉल c। तो ये A + C/2 जो होगा ये B के इक्वल होगा। और B क्या है? B जो है वो कैपिटल B का एटॉमिक मास है। सो डुबरेनर के कहने का मतलब यही था कि हम 3 का सेट बनाएंगे, 3 एलिमेंट्स का सेट, और ये 3 एलिमेंट्स के सेट में जो फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट होगा उनके एटॉमिक मासेस का जो एवरेज होगा वो सेकेंड एलिमेंट के एटॉमिक मास के इक्विवेलेंट होगा। जैसे कि अगर हम लें लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, तो लिथियम का एटॉमिक मास होता है 7, सोडियम का 23 एंड पोटेशियम का 39। तो हम 7 और 39 का एवरेज लेते हैं
So 7 plus 39 by 2 is 23 and 23 is the atomic mass of sodium. So ये तो काफ़ी अच्छा सा एक अरेंजमेंट हो गया, काफ़ी इजीली हम अब इसे अरेंज कर सकते थे। लेकिन फ्रेंड्स इनके अरेंजमेंट के कुछ ड्रॉबैक्स थे। पहला ड्रॉबैक ये था कि इनका जो ये अरेंजमेंट था ये उस वक्त के जितने भी डिस्कवर्ड एलिमेंट्स थे उन सब के लिए एप्लीकेबल नहीं था। ये सारे एलिमेंट्स के लिए एप्लीकेबल नहीं था, ये कुछ ही एलिमेंट्स के लिए एप्लीकेबल था। और दूसरी बात जो इनके लॉ ऑफ ट्रायड से जो एक अच्छी बात निकल कर आई वो ये थी कि अब सबको ये चीज़ तो समझ में आ गई थी कि एटॉमिक मास जो है वो एक बेसिस है, राइट, वो एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है जिसके बेसिस पे हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं आगे। तो यार इनकी थ्योरी तो हमने एक्सेप्ट नहीं की। तो इसके बाद आते हैं दिशान कोर्तोआ। फ्रेंड्स ये नाम थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है क्योंकि ये एक फ्रेंच नेम है, दिशान कोर्तोआ। ये एक फ्रेंच जियोलॉजिस्ट थे। इन्होंने भी एक लॉ दिया, राइट, इन्होंने टेल्यूरिक हेलिक्स दी। टेल्यूरिक हेलिक्स कहने का मतलब कि फ्रेंड्स आपको हेलिकल स्ट्रक्चर पता होगा, आपने अगर डीएनए पढ़ा है, सभी ने पढ़ा है क्लास 10th में डीएनए, राइट। तो इसका कैसा स्ट्रक्चर होता है, हेलिकल स्ट्रक्चर, ऐसा स्प्रिंग जैसे स्ट्रक्चर को हम हेलिकल स्ट्रक्चर कहते हैं। तो फ्रेंड्स इन्होंने टेल्यूरिक हेलिक्स दी इन द ईयर 1862, राइट। इन्होंने दिशान कोर्तोआ ने अपनी टेल्यूरिक हेलिक्स दी और इन्होंने ये कहा कि हम एक वर्टिकल सिलेंडर लेते हैं, राइट, वर्टिकल सिलेंडर लेते हैं और इस वर्टिकल सिलेंडर में इसकी जो एक्सिस है, सिलेंडर की एक्सिस के पैरेलल हम 16 लाइंस ड्रॉ करेंगे, राइट। 16 लाइंस ड्रॉ कर दी इन्होंने। फिर इन्होंने ये कहा कि ये जो लाइंस हैं ये इक्विडिस्टेंट है, राइट। 16 लाइंस जो हैं एक्सिस के पैरेलल, ये सारी ही लाइंस जो हैं ये इक्विडिस्टेंट है। अब इन्होंने कहा कि एक्सिस से 45 डिग्री के एंगल पर हम इन सारी लाइंस पे हेलिक्स ड्रॉ करेंगे, राइट। इन्होंने क्या किया, इन्होंने वर्टिकल सिलेंडर लिया, उस वर्टिकल सिलेंडर में एक्सिस के पैरेलल 16 लाइंस ड्रॉ की, वो सारी लाइंस इक्विडिस्टेंट थी। फिर इन्होंने एक्सिस से 45 डिग्री के एंगल पर हेलिक्स ड्रॉ की और उस हेलिक्स पे इन्होंने इक्विडिस्टेंट पोजीशंस पर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस के में सारे एलिमेंट्स को अरेंज किया, राइट। इस वक्त के एलिमेंट्स जितने भी थे उन्हें इन्होंने अरेंज किया इन दी ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस, राइट। तो ये इनका टेल्यूरिक हेलिक्स था। अब फ्रेंड्स इसे हमने टेल्यूरिक हेलिक्स इसलिए कहा क्योंकि टेल्यूरियम एक एलिमेंट होता है फ्रेंड्स, टेल्यूरियम। तो इनके जो हेलिक्स का मिडिल एलिमेंट था, राइट, जो बिल्कुल मिडिल एलिमेंट था वो था टेल्यूरियम। इसी वजह से इन्होंने इसे द टेल्यूरिक हेलिक्स कहा। तो फ्रेंड्स ये भी थ्योरी बहुत एक्सेप्टेबल नहीं थी, तो इसे भी हमें एक्सेप्ट करने से मना करना पड़ा, राइट। दिस थ्योरी वॉज ऑल्सो नॉट एक्सेप्टेड। नाउ नेक्स्ट कम्स न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। सो फ्रेंड्स इनके बाद आए न्यूलैंड। इन्होंने इन ईयर 1864 में इन्होंने दिया अपना लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। सो फ्रेंड्स न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स जो था वो एक काफ़ी बेहतर कंसेप्ट था क्योंकि ये जो कंसेप्ट था ये उस वक्त के जितने भी डिस्कवर्ड एलिमेंट्स थे उन सारे ही एलिमेंट्स को अरेंज करने में सफल हुआ, राइट। इसमें इन्होंने ये कहा कि हम जैसे म्यूज़िक नोट्स होते हैं उस तरीके से हम अरेंज करेंगे एलिमेंट्स को 1 से लेके 7 तक, राइट। हम एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस के में अरेंज करेंगे और हम इनको इनके रोज बनाएंगे, ये फर्स्ट रो, ये सेकंड रो और ये थर्ड रो, राइट। यहाँ पर 7 एलिमेंट्स, यहाँ पर 7 एलिमेंट्स और यहाँ पर 7 एलिमेंट्स। सो फ्रेंड्स इन्होंने ये कहा कि जो फर्स्ट एलिमेंट होगा और जो 8th एलिमेंट होगा, राइट, फर्स्ट एलिमेंट ये रहा आपका 7th एलिमेंट और ये रहा 8th एलिमेंट। फर्स्ट एलिमेंट, 8th एलिमेंट, इस तरीके से जो एलिमेंट होंगे यानी हर 8th एलिमेंट जो होगा उनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर होंगी, राइट।
ये है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो फर्स्ट एलिमेंट, एट्थ एलिमेंट, ठीक है। अगर हम लिथियम को फर्स्ट एलिमेंट लेते हैं तो हमारा एट्थ एलिमेंट है सोडियम। अगर हम सोडियम को अपना फर्स्ट एलिमेंट लेते हैं तो एट्थ एलिमेंट है पोटेशियम। तो हर एट्थ एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ जो होंगी वो सिमिलर होंगी, ऐसा इन्होंने कहा। लॉ ऑफ ऑक्टेव्स में न्यूलैंड ने ये कहा कि हम एलिमेंट्स को अरेंज करेंगे 7 के रोज में, राइट। 7 एलिमेंट्स इन फर्स्ट रो, 7 एलिमेंट्स इन सेकेंड रो एंड 7 एलिमेंट्स इन थर्ड रो। फिर उन्होंने कहा कि जो फर्स्ट एलिमेंट होगा और जो एट्थ एलिमेंट होगा उन दोनों की प्रॉपर्टीज सेम होंगी, हर एट्थ एलिमेंट की प्रॉपर्टीज सेम होंगी, राइट। इन्होंने ऐसा कहा। सो फ्रेंड्स, ये बात तो सही थी, एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज सेम थी, लेकिन इसमें ड्रॉबैक ये था कि ये जो लॉ ऑफ ऑक्टेव्स था ये लाइटर एलिमेंट्स के लिए तो बिल्कुल सही था, लाइक हाइड्रोजन के लिए सही था, फ्लोरीन के लिए सही था, क्लोरीन के लिए सही था। लेकिन फ्रेंड्स, ये हेवियर एलिमेंट्स के केस में ये कुछ प्रॉपर्टीज़ जो थी वो मैच नहीं हो रही थी। जैसे कि इन्होंने ऑक्सीजन के साथ आयरन को रख दिया, राइट, फेरम विथ ऑक्सीजन। मैंगनीज को इन्होंने रख दिया फॉस्फोरस के साथ। तो ये हेवियर एलिमेंट्स के केस में ये बिल्कुल भी सही नहीं था, ये सिर्फ लाइटर एलिमेंट्स के लिए सही था। कैल्शियम तक इसके सारे ही मतलब अरेंजमेंट सही आते थे, लेकिन उसके बाद ये थोड़े से ड्रॉबैक्स आ जाते थे इसमें, राइट। तो इसमें क्या हुआ, इन्होंने 56 एलिमेंट्स का लगभग क्लासिफिकेशन कर दिया था। और दूसरी फ्रेंड्स, इसमें एक और ड्रॉबैक जो थी वो ये थी कि इन्होंने कोई स्पेस नहीं छोड़ा था आगे जो अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स थे उस वक्त के, उसके लिए इन्होंने कोई भी स्पेस नहीं छोड़ा था। इन्होंने जितने भी एलिमेंट्स उस वक्त के डिस्कवर्ड थे उनको अरेंज किया और पीरियोडिक टेबल इनका वहीं तक रह गया। इन्होंने आगे के लिए स्पेस नहीं छोड़ा। सो ये एक और ड्रॉबैक था इनका। सो फ्रेंड्स, इसके बाद आते हैं न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स के बाद आते हैं लोथोमिया। सो फ्रेंड्स, लोथोमिया जो थे इन्होंने अपना एक कर्व दिया, राइट। इन्होंने एक कर्व बनाया किसके बीच में, एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक नंबर के बीच में, राइट। इन्होंने इन दोनों चीज़ों के बीच में अपना कर्व ड्रॉ किया। और एटॉमिक वॉल्यूम इन्होंने कैसे निकाला, एटॉमिक वॉल्यूम के लिए इन्होंने जो फॉर्मूला यूज़ किया वो था एटॉमिक मास अपॉन डेंसिटी। सो फ्रेंड्स, इन्होंने ये फॉर्मूला यूज़ किया अपना कर्व बनाने के लिए। तो इन्होंने सारे ही एलिमेंट्स के एटॉमिक वॉल्यूम्स निकाल लिए। अब इन्होंने इन एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक नंबर के बीच में एक कर्व ड्रॉ किया। सो फ्रेंड्स, कर्व कुछ ऐसा आया, कर्व हमारा आया कुछ इस तरीके से, राइट। मतलब पीक्स थे, फिर इसमें डाउन पॉइंट्स इसके थे। तो इन्होंने क्या कहा कि जो सबसे ज़्यादा एटॉमिक वॉल्यूम रखने वाले एलिमेंट्स होंगे उनको हम पीक्स दे देंगे, राइट। जो पीक वाले पॉइंट्स हैं वो मैक्सिमम एटॉमिक वॉल्यूम वाले एलिमेंट्स को हम देंगे। फिर जो उनसे कम वाले एटॉमिक वॉल्यूम वाले एलिमेंट्स होंगे उनको हम इनसे थोड़ी सी लोअर पीक्स देंगे, जैसे ये वाली। और ट्रांजिशन एलिमेंट्स को इन्होंने लीस्ट पीक दी क्योंकि उनका एटॉमिक वॉल्यूम मिनिमम था। तो जो सबसे ज़्यादा एटॉमिक वॉल्यूम वाले एलिमेंट्स थे वो थे एल्कली मेटल्स, राइट। एल्कली मेटल्स यानी कि लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम एंड सीजियम। तो ये एलिमेंट्स जो थे इनको इन्होंने बिल्कुल पीक्स प्रोवाइड कर दी। दूसरी बात आती है कि उनसे कम वाले जो एलिमेंट्स थे, मतलब कम एटॉमिक वॉल्यूम वाले जो एलिमेंट्स थे वो थे अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो इसके बाद इन्होंने अल्कलाइन अर्थ मेटल्स को सारी पीक्स दी। उसके बाद फिर इन्होंने जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स बचे उनको इन्होंने जो बिल्कुल लोअर पॉइंट्स थे वो दे दिए। तो इनका जो क्लासिफिकेशन था वो तो सही था, राइट। मतलब इन्होंने एक अच्छे तरीके से क्लासिफिकेशन किया था सारे एलिमेंट्स का। लेकिन फ्रेंड्स, इनके जो क्लासिफिकेशन का बेसिस था वो था एक एटॉमिक कर्व, राइट, एटॉमिक वॉल्यूम कर्व, जो कि
मेमोराइज़ करने में काफ़ी डिफ़िकल्ट है, राइट। इतना डिफ़िकल्ट सा कर्व मैंने तो यहाँ पर बहुत बेसिक सा बनाया है। ये बिल्कुल इनका कर्व नहीं है, ये बस मैंने आपको दिखाने के लिए बना दिया। इनका कर्व काफ़ी डिफ़िकल्ट है। आपको जितने एलिमेंट्स हैं इस पीक पे, इन सारे ही पॉइंट्स पे आपको बिल्कुल करेक्टली याद करने होंगे। तो ये एक काफ़ी डिफ़िकल्ट सा ग्राफ हो गया जिसे हमें याद करना पड़ता। तो एक तो ये ड्रॉबैक था इनके क्लासिफिकेशन का। दूसरी चीज़ ये थी कि इन्होंने फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, इन्होंने ये वाली बात कही। सो फ्रेंड्स, ये भी सही नहीं था, क्योंकि फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स आर नॉट दी फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। तो ये एक थोड़ी सी गड़बड़ बात उन्होंने कह दी। लेकिन बाद में मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल आया जिसमें थोड़े करेक्शंस थे, और बाद में मॉडर्न फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। सो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम यही पढ़ेंगे, हम यहाँ तक पढ़ेंगे, यानी कि लोथर-मेयरकॉफ तक। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। सो फ्रेंड्स, तब तक के लिए आप इन सारे टॉपिक्स को अच्छे से रीड करिए, आप इन्हें समझिए, और जो भी डाउट्स हों आप उन्हें कमेंट सेक्शन में पूछिए। और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए, और हमारे सारे वीडियोस को आप देखिए और उन्हें शेयर करिए। सो फ्रेंड्स, आपको इसमें जो भी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट लगे आप उसे नोट डाउन कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।